राइट। सो जैसा मैं आपको अभी तक मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उन सभी का एप्लीकेशन ये चैप्टर में होने वाला है। और बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक है जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सो बायोमोलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स का स्टडी है? दोज मॉलिक्यूल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ, राइट। सो अगर आप उसको ब्रेक डाउन करो तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट उसका कंपोनेंट आता है बेटा, प्रोटीन आता है, फैट आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है, विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं, राइट। ये पीडीएफ में आपसे शेयर कर दूंगा तो अच्छे से सुनो। तो आज मेनली मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको समझाता हूँ कि ये क्या होता है। तो जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स आपने सुन रखे होंगे बेटा पहले, जैसे कि C6H12O6। आप इसको थोड़ा अच्छे से रीअरेंज करो तो क्या आपको दिख रहा है? ये C6H2O का होल 6 बन जा रहा है। ये सुनो, तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करो तो ये कुछ ऐसा है कि CX है, H2O का Y है। तो आपको दिख रहा है ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। बट क्या इसका मतलब ये है कि सारे कार्बोहाइड्रेट ये जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। सारे कार्बोहाइड्रेट ये जनरल फॉर्मूला नहीं फॉलो करते हैं, इसलिए मॉडर्न टर्म में आप इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के फॉर्म में नहीं बोल सकते हो। तो फिर क्या बोले? तो बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को आपको इन जनरल डिफाइन करना हो तो इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन वन OH भी हो, साथ के साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या कीटोनिक ग्रुप हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ओके। सो अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसी अगर बात है तो फिर अगर मैं अगर बात करूं सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट की, तो ये बताओ पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए और एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर मैं एल्डिहाइडिक ग्रुप की बात करूं तो मुझे एक CHO रख देना चाहिए और नीचे एक कार्बन और एक कार्बन, ताकि कम से कम दो तो OH में डाल ही सकूं? अगर मैं इसको बनाता हूं तो ये मॉलिक्यूल में आप फेमिलियर हो गए, ये कुछ और नहीं बल्कि इसका नाम क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड। ये मैंने जब आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ाई थी तो वहां बताया था ग्लिसरल्डिहाइड। आप अगर ग्लिसरल्डिहाइड के बारे में देखो तो इसके पास एक सिंगल कायरल सेंटर है, तो ऊपर CHO है, इधर OH, इधर H, इधर CH2OH। अब ऑब्वियसली इसके दो फॉर्म बनेंगे बेटा। ग्लिसरल्डिहाइड का ये कायरल सेंटर होने की वजह से यहाँ पे आप मिरर डाल दोगे तो इसका डेक्स्ट्रो एंड इसका लिवो फॉर्म बनने वाला है। करेक्ट। तो ये तो हो गई किसकी बारे में बात? एल्डिहाइडिक है तो अच्छा, 3 कार्बन कंटेनिंग कीटोन हो गया तो सर ऐसा बन जाएगा। क्या इसके पास कोई कायरल सेंटर है? आंसर है बिल्कुल नहीं, नो कायरल सेंटर। तो ये अपने आप में एक सिंगल मॉलिक्यूल बनेगा। तो तो ये समझ आ गया कि कार्बोहाइड्रेट बोलते किसको हैं? इट इज सिंपली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। करेक्ट। ध्यान रहेगा ये। अच्छा अभी नोट नहीं करना, अभी ये पहले समझ लो, नोट्स में शेयर कर दूंगा। ये सारी चीजें समझ लो बस, जिस फ्लो में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा चलो, तो अब इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो इसमें दो तरह की चीजों में हम डिस्कशन करते हैं। एक तो कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप में वो एल्डिहाइड है या कीटोन। अगर वो एल्डिहाइड होता है तो उसको बोलते हैं एल्डोज, कीटोन है तो क्या बोलेंगे? कीटोज। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को एल्डोज, कीटोन को कीटोज बोलते हैं। नेक्स्ट, अब उसमें कितने कार्बन है उसके हिसाब से नाम आता है। जैसे मान लो मैंने अभी आपको समझाया पॉलीहाइड्रोक्सी लाने के लिए कम से कम 3 कार्बन आपको चाहिए ही चाहिए। तो मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट ही होता है। जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट का, स्मॉलेस्ट, वो 3 कार्बन कंटेनिंग होता है। उसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको दिखाया था। तो 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डोज को अगर मैं बोलूं तो वो कौन सा है? तो CHO,
CHOH CH2OH, और इसका नाम क्या है? इसका कॉमन नेम है ग्लिसरल्डिहाइड। उसी तरीके से कीटोज में सबसे छोटा कौन सा होगा? तो वो ये होगा। इसका फॉर्चुनेटली ऐसा कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है पॉपुलर की हमें ध्यान में रखना हो। अच्छा, तो ये तो हो गए 3 कार्बन। ऐसे ही 4 कार्बन कंटेनिंग भी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो एल्डिहाइड कर दो, CHOH कर दो, फिर CHOH कर दो, फिर CH2OH कर दो, ये 4 कार्बन। तो ये जो 3 कार्बन वाला है इसको हम बोलते हैं ट्राइयोज। 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? टेट्रोज। 5 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? पेंटोज। ऐसे 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन हो जाए तो हेक्सोज, हेप्टोज एंड सो ऑन। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज है, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो एल्डिहाइड वाला हो गया जिसमें 4 कार्बन है तो उसको बोलेंगे एल्डोटेट्रोज। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप रखे हुए अगर वो 4 कार्बन का हो गया तो कीटोटेट्रोज, एल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज। अगर ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ गई है तो मुझे ये बताओ, एल्डो हेक्सोज में बोलता हूं तो आप क्या करोगे? एल्डो हेक्सोज बोलता हूं तो आप क्या करोगे? बताओ, व्हाट विल यू डू? सर ऊपर CHO नीचे 5। बिल्कुल, ऊपर CHO और नीचे 5 कार्बन डाल दो और करते चलोगे ना। 1 2 3 4, बच्चों नंबरिंग भी वहीं से करोगे। IUPAC का जो स्टैंडर्ड रूल है उसके हिसाब से नंबरिंग कहाँ से करना पड़ता है हमें? जिधर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो। आप बताओ, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल दोनों अगर प्रेजेंट हो आपके पास तो किसको आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलते हो? एल्डिहाइड को या सॉरी अल्कोहल को? दोनों प्रेजेंट है ना, कौन है? तो ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसलिए नंबरिंग भी आपको हमेशा यहीं से करना पड़ेगा। तो जैसे आगे चल के मैंने बोल दिया C5 कार्बन पे OCH3 अटैच्ड है, तो आप 5th नंबर यहां से काउंट करोगे और 5th वाले कार्बन पे यहाँ पे चेंजेस करोगे। यहां तक समझ आ रहा है सबको? ये सुनो। यस सर। यस सर। चलो ग्रेट। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि बच्चों देखो, जरूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म CxH2O होल Y का फॉर्म फॉलो करें। उनमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, नोट शेयर कर दूंगा, पढ़ लेना। ये CHO है, यहाँ CH2 से OH गायब हो गया। यहाँ ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये इस रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए मैंने बोला कि ज्यादा जनरल तरीका कौन सा है? ज्यादा जनरल तरीका कौन सा है? टू रिमेम्बर इन द फॉर्म ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। करेक्ट? उस फॉर्म में अगर आप ध्यान रखते हो तो ओके, फाइन। तो भाई बाकी ये पुरानी बातें हो गई कि अगर मैं एल्डो हेक्सो सॉरी एल्डो ट्राइयोज ले लूं यानी ग्लिसरल डिहाइड ले लूं, जिसका नाम क्या है? ग्लिसरल डिहाइड। तो एक सिंगल कायरल सेंटर है HYD, एक सिंगल कायरल सेंटर है, तो इसका डेक्स्ट्रो फॉर्म भी होगा, लिवो फॉर्म भी होगा। डेक्स्ट्रो लिवो की खास बात क्या? उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम, मेल्टिंग पॉइंट सेम, आइडेंटिकल, उनका केमिकल रिएक्शन, राइट? CR का मतलब यहाँ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। तो जो जो भी चीजें हमने ऑप्टिकल में पढ़ी हैं वो सारी चीजें आप यहाँ लगा दो, ठीक है? और फिर जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया वो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट एल्डोज एंड कीटोज, एंड जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते जाओगे उस हिसाब से उनके नाम पढ़ते चले जाएंगे। और ये हेक्सोस की बात आ गई। ऐसे ही कीटो हेक्सोस की मैं बात करूंगा तो एक कीटोनिक ग्रुप डाल देंगे और ये सब कर देंगे। अच्छा, कभी अगर इन पे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, राइट, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि ये बताओ, कोई भी एल्डो हेक्सोज ले लो, कोई एल्डो हेक्सोज ले लो, जैसे ये एल्डो हेक्सोज, CHOH का होल 4 डाल दे रहा हूं और नीचे CH2OH। तो क्या इसके बता सकते हो नंबर ऑफ
आइसोमर्स कितने होंगे, कौन से? ऑफ कोर्स मैंने स्केलेटन बना दिया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टीरियो बताने हैं। बताओ कितने इसके आइसोमर होंगे। तो ऐसे केस में क्या करोगे, सिंपली कायरल कार्बन काउंट करो। तो आप देखो यहाँ CHOH, ये चारों के चारों कायरल कार्बन है। तो बताओ अगर अनसिमेट्रिकल हो मॉलिक्यूल, इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो, ऊपर नीचे अलग अलग हो, तो ऐसे केस में 2 के पावर n फॉर्मूला जो मैंने आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के टाइम पे पढ़ाया था, वो टॉपिक थोड़ा सा आप रिवाइज कर लोगे, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो 2 to the power 4 इज इक्वल टू कितना, इसके 16 आइसोमर्स आएंगे। क्लियर? तो आपके पास एल्डो हेक्सोज के देर आर 16 पॉसिबल आइसोमर। तो ऐसे जो भी मॉलिक्यूल देगा उसके सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा समझ लेना। ऑल राइट, अब आते हैं इसके और क्लासिफिकेशन के बारे में कार्बोहाइड्रेट का। तो एक तो मैंने बताया बेस्ड ऑन दी फंक्शनल ग्रुप, दूसरा इनका क्लासिफिकेशन है वो है कि जब कभी भी, मतलब सबसे सिंपलेस्ट यूनिट की बात मैं कर रहा था ना, कि सबसे सिंपलेस्ट यूनिट में हमारे पास एल्डो हेक्सोज या कीटो हेक्सोज आते हैं। बट जो रियल जिंदगी में जो भी, जैसे मान लो हम राइस लेते हैं या चपातीज लेते हैं, उनके अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या उनके अंदर भी इतने ही सिंपल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? तो आंसर है बिल्कुल नहीं बेटा। उसमें क्या होता है कि आप देखो अगर इसी कार्बोहाइड्रेट में, तो आपके पास एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल ग्रुप है, और इसी में आपके पास OH है। तो आप इमेजिन करो कि पॉलीहाइड्रोक्सी और अल्कोहल दोनों ही अगर सेम सेम मॉलिक्यूल्स में हो गए, तो ये बात कितने लोग समझ पा रहे हो कि सर ये OH CHO से रिएक्ट करके हेमी एसिटल ग्रुप बना सकता है? ये सुनो, ऊपर OH और नीचे OR, करते करते C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो हेमी एसिटल का बॉन्ड बनता है, ये वाला जो CO, जो दो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट को आपस में जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ग्लाइको सिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि दो सिंपल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? तो कनेक्टिंग बॉन्ड्स, तो इनको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये क्या है? एक तरह का हेमी एसिटल वाला लिंकेज ही है। अगर आप देखोगे तो वो ROR जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनने की कोशिश होगा। तो इसमें वही जो हमने नॉर्मल कीटोन के केस में या एल्डिहाइड के केस में जो बॉन्ड बनाए थे, वही सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, कुछ अलग सा नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो अब सोचो अगर इस तरह के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इसमें, और ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो हो सकता है बेटा कि 5 मॉलिक्यूल्स ज्वाइन हो एक साथ, क्योंकि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट 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 के मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में ज्वाइन कर गए। तो अगर कितने सिंपल कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल एक दूसरे में ज्वाइंट है, इसी हिसाब से कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन होता है। किसमें? मोनोसेकेराइड का मतलब जिसमें किसी भी तरह का कोई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ना हो। डाइसेकेराइड मतलब दो सिंपल मोनोसेकेराइड आपस में ज्वाइन कर जाए तो वो डाइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड का मतलब क्या हुआ? जिसमें भाई तीन तीन ऐसे छोटे छोटे यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ज्वाइन कर जाए, तो वो ट्राइसेकेराइड। तो जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो हम 3 कैटेगरी बनाते हैं, मोनो, ओलिगो एंड पॉली। तो मोनो का मतलब तो बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताया था, याद है आपको, कि अगर कभी भी आप एल्डिहाइड का रिएक्शन या कीटोन का रिएक्शन कराते हो अल्कोहल के साथ, ROH के साथ, तो ये जो भी अटैक करने वाला है, इस ये बॉन्ड आपका एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं होता है। याद है ना, एसिडिक बेसिक कहीं भी स्टेबल नहीं है। बोलो, ये H निकल जाएगा वापस, ये पीछे आ जाएगा, यानी ये चीज आपको वापस मिल जाएगी। ये सुनो, यस सर। तो क्या मैं उल्टा इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि यार मोनोसेक्राइड वैसे वाले मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट के जिनको हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है, मतलब क्योंकि भाई उसमें कोई 2 यूनिट जुड़े ही नहीं है, तो कोई हेमी एसिटल जैसा कुछ बॉन्ड होगा ही नहीं उसके अंदर, मतलब
दो मॉलिक्यूल को जोड़ने वाला। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा ही नहीं, और जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं है तो ऐसे केस में उनको हाइड्रोलिसिस करके आप 2 यूनिट 3 यूनिट में ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है इसको डिफाइन करने का कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सके, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड्स। तो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिखा रहा था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के, वो सब मोनोसेक्राइड के थे। तो ओलिगोसेक्राइड किसको बोलते हैं, तो मोनोसेक्राइड हो गया, डाइसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड किसको बोलते हैं, जहां पे 3 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर ज्वाइंट। ये कई कई बार ना आप किताबों में देखोगे थोड़ा बहुत नंबर आगे पीछे रहता है, तो कोई बात नहीं, बट मैंने एक जेनरिक चीज आपको दिया है कि अगर 3 से 10 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हो तो उसको ओलिगो, 2 मॉलिक्यूल जुड़े हो कार्बोहाइड्रेट के तो उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं भाई, यहाँ पे और प्रिसाइज बोलना पड़ेगा, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में ज्वाइन हो तो डाइसेक्राइड, 3 to 10 वाले नंबर्स में अगर वो ज्वाइन हो तो ओलिगो, और उससे ज्यादा हो, 11 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, तो उसको पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। यहाँ पे सेक्राइड का मतलब सुगर होता है। सुगर कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे के एक तरह से कह सकते हो सिनोनिम्स है, राइट। आप उसको सुगर बोल लो, उसको कार्बोहाइड्रेट बोल लो, एक ही बात है। इज दैट क्लियर? तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं डाइसेक्राइड्स के। जैसे आप बहुत कॉमनली सुनते होगे सुक्रोज। सुक्रोज का कोई फॉर्मूला बताएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज? C6H2. C12H22O11। और जब आप इसमें वाटर डालते हो, H+ डालते हो या बेस डाल दो कैसे भी, तो ये 2 यूनिट में टूट जाएगा, C6H12O6 प्लस अगेन C6H12O6। अब बोलोगे सर आप 2 बार क्यों लिख रहे हो, फॉर्मूला तो सेम है। बेटा फॉर्मूला सेम है ना, लेकिन इससे कितने आइसोमर बनते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था आपको। और वो भी एल्डिहाइड अगर रहे तो, मान लो कीटोनिक ग्रुप है तो इस वजह से जरूरी है कि ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे सर, उनका नाम भी अलग अलग होगा, राइट। तो वो सेम नहीं हो सकता। तो जैसे देखो मैंने सुक्रोज, सुक्रोज का मैंने आपके सामने लिख रखा है कि सुक्रोज हाइड्रोलाइज करके क्या बनाता है, हाइड्रोलाइज होकर के देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। ग्लूकोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 है, और इसका भी फॉर्मूला C6H12O6 है, ठीक है। इसी तरीके से माल्टोज एक डाइसेक्राइड है, उसमें अगर आप वाटर डालोगे तो ग्लूकोज प्लस, माल्टोज में 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ही मिलते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो क्लासिफिकेशन क्लियर। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, एल्डोज, कीटोज, नंबर ऑफ कार्बन, ट्राइओस, टेट्रोस, पेंट्रोस, depending on the number of monosaccharides that are joined or the number of monosaccharide that are obtained after hydrolysis। तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये इनके क्लासिफिकेशन है। अब जस्ट एक रिवीजन में करा देता हूं आपको। मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाया था, मैंने बोला था कि कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड में एक और रिलेटिव टर्मिनोलॉजी आती है जिसको कैपिटल डी एंड कैपिटल एल बोलते हैं। कैपिटल डी कैपिटल एल मैंने उस टाइम पे आपको समझाया था, यहाँ फिर से समझा दे रहा हूं। अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया सच दैट कि जो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है उसको वर्टिकल लाइन पे आप ऊपर की तरफ रखो, और नीचे CHO जितने कायरल सेंटर है उनको ऐसे ऐसे करते हुए बना दो, यानी कौन से प्रोजेक्शन में हम बना रहे हैं, ये फिशर में। तो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन में अगर OH बेटा राइट साइड में रहे तो उन सभी को हम डी बोलते हैं, कैपिटल डी। क्या कैपिटल डी स्मॉल डी सेम चीज होता है? बिल्कुल नहीं। स्मॉल डी किसको बोलते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी को, जो पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्लॉकवाइज रोटेशन शो करे, जबकि कैपिटल डी का पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल डी सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है कि लास्ट एसिमेट्रिक OH राइट साइड में होना चाहिए। इसका एनोलॉजी कहां से लिया गया है, रेफरेंस मॉलिक्यूल? तो ग्लिसरल डिहाइड से लिया गया है। खास करके ग्लिसरल डिहाइड में खास बात ये होती है कि इसका OH अगर राइट है तो ये डेक्स्ट्रो भी होता है, ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है इसको। अगर इसका OH लेफ्ट साइड है तो ये माइनस। अब इसी को एक्सटेंड कर दो, आप इसी को एक्सटेंड कर दो, कहने का मतलब जैसे मान लो बेटा आपने NaCN और HCN डाल दिया,
तो बताओ NaCN HCN डालते हो जब भी, तो ये जो एल्डिहाइड है ये साइनोहाइड्रिन बन जाएगा CnOH। बोलो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। अब ये OH बन गया, तो अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ ऐड हो सकता है ना। तो ये देखो OH राइट साइड में भी चला गया, OH लेफ्ट साइड में भी आ गया। अब क्या करा दें, अब याद करो टिन HCl का यूज करके CN को C डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट करते हैं और फाइनली उसको CHO में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये एक रिएक्शन अभी याद कर लो, अमाइंस में आपको डिस्कस करूंगा मैं। तो साइनाइड को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो पहले SnHCl और बाद में हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो यहाँ पहुंच जाएगा। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, जब आपने इसमें एक सिंगल कार्बन इंक्रीज किया तो वहां पे दोनों पॉसिबिलिटी आई, राइट में भी लेफ्ट में भी। ये दोनों ही मॉलिक्यूल को बेटा, ये दोनों ही मॉलिक्यूल को हम कैपिटल डी फॉर्म ही बोलते हैं। ये भी डी है, ये भी डी है। क्यों? क्योंकि इनके नीचे वाले का ओरिएंटेशन फिक्स्ड है और इसी से कैपिटल डी कैपिटल एल पता करते हैं। अगर वो राइट में हो CH2OH नीचे और H इधर और ऊपर वर्टिकल लाइन पे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको कैपिटल डी बोलते हैं। याद रहेगा सबको। और यही OH अगर लेफ्ट साइड में हो जाए तो L होगा। तो कहोगे सर अगर बायोकेमिस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंस है तो क्या आप बता सकते हो कि जो नेचुरली अकरिंग, बच्चों जितने भी नेचुरली अकरिंग हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कौन से फॉर्म में है? एनीवन, इफ एनीवन कैन आंसर दिस। इफ एनीवन कैन आंसर दिस। डेक्स्ट्रो। वेरी नाइस। डेक्स्ट्रो नहीं बोलना है, गलत बात है। मैं आपको तब भी समझा रहा हूँ कि डेक्स्ट्रो लिवो तो यार हमारी हमारे पहुंच से बाहर की चीजें हैं बेटा। डेक्स्ट्रो लिवो सिर्फ और सिर्फ मशीन बता सकता है। हम क्या बता सकते हैं कि यार वो कैपिटल डी है या कैपिटल एल है। ये कैपिटल डी कैपिटल एल किससे रिलेटेड है? तो इसका रेफरेंस पॉइंट हमारा होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH राइट होता है और OH लेफ्ट होता है, तो उसको कैपिटल डी कैपिटल एल से हम डिनोट करते हैं और उसी को एक्सटेंड करते हैं सारे कार्बोहाइड्रेट में। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ऊपर OH राइट में है, इधर वाले में लेफ्ट में, लेकिन फिर भी दोनों को डी बोल रहे हैं क्योंकि इनसे कोई मतलब ही नहीं है हमें। तो याद रहेगा सबको, कैपिटल डी कैपिटल एल कहाँ से देखते हैं हम लोग? लास्ट एसिमेट्रिक, मतलब काउंटिंग जब करते जाओ आप 1 2 3 4 तो आखिरी वाला जो एसिमेट्रिक आता है उस जगह से आपको करना होता है। ठीक है, बोलो। अब देखो ये इस रिएक्शन को मैंने ऐसे बता दिया है कि इसको स्टीफेंस रिडक्शन बोलते हैं। SnHCl डालोगे तो ये बनता है, H3O+ डालोगे तो एल्डिहाइड, जो ऊपर मैंने यहाँ पे रिएक्शन कराया था। तो क्या ऐसे ही आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते चले जाओगे इसमें? जैसे ये अब CHO बन गया, फिर से यही सेम अटैक करा दो। तो इसी तरीके से ना ग्रोथ कराते हैं हम। कार्बन के नंबर्स को 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 केमिकल रिएक्शंस का यूज करके हम करा ले जाते हैं। आ रहा है समझ में सबको? बोलो। ओके, सो अब आ जाओ, ये बहुत बड़ा सा पार्ट जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं और यही आपको याद करना है। ठीक है, ये एकदम अच्छे से आपको याद करना है। चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं और ध्यान से सब लोग नोट करोगे इस चीज को। नोट नहीं करना है, मैं शेयर कर दूंगा PDF, अभी ध्यान से सुनो। तो क्या है भाई, ये देखो मैंने पूरी ना डी फैमिली निकाली है। डी फैमिली है, पूरी डी फैमिली। डी फैमिली कहने का मतलब कि मैं इन सभी को सिंथेसाइज किससे कर रहा हूँ? ये हमारे पास CH2OH है और ये ऊपर CHO है और ये OH राइट साइड में है, तो कौन सा ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब आप देखो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में अगर मैं ऊपर वाले में एक कार्बन इंक्रीज कर दूं तो उधर राइट भी जा सकता है और लेफ्ट भी जा सकता है। बोलो। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो ये वाला डी था पॉजिटिव, कहने का मतलब ये डेक्स्ट्रो भी था, जबकि ये डी कौन सा है? देखो ध्यान से, यहाँ पे कौन सा साइन है? चेक दैट आउट। कौन सा साइन है? लीवो। हाँ, कहने का मतलब कि ये जो कंपाउंड जनरेट हो रहा है बेटा, इसमें ये लिवो रोटेटरी है, बट फिर भी कैपिटल डी लिख रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल डी कैपिटल एल हैज नथिंग टू डू विथ डेक्स्ट्रो एंड लिवो। ये एकदम अच्छे से याद कर जाओ पॉइंट। डेक्स्ट्रो एंड लिवो इज इंडिपेंडेंट एंड कैपिटल डी कैपिटल एल इज रिलेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड।
तो लास्ट में इसमें भी OH राइट में, इसमें भी OH राइट में, इसमें भी OH राइट में, इसलिए इन सभी को डी बोल रहे हैं। अब देखो, आप यहाँ पे एक और कार्बन बनाओगे तो फिर एक वो राइट में जा सकता है या लेफ्ट में जा सकता है। अच्छा इधर आ जाऊं मैं, इधर एक कार्बन और बढ़ाओगे तो इसमें राइट में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है। ये सब के सब डी फैमिली है। क्यों? क्योंकि इनका ये वाला OH सब में फिक्स है, आखिरी वाले OH सभी जगहों पे फिक्स्ड हैं। याद रहेगा सबको? अब आप Yes, देखो, sir. 3 कार्बन कंटेनिंग में हमारे पास, यहां से जाऊं एक कार्बन बढ़ा रहा हूं तो डी में देखो कितने आ गए, 2 आ गए। एक और कार्बन बढ़ा रहा हूं तो डी के कितने फॉर्म्स हो गए, 1 2 3 4। एक और कार्बन बढ़ा दूं तो डी के कितने फॉर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों समझ में आ रहा है? अच्छा जरा सबके नाम भी याद करते चलो। जैसे इसका नाम क्या था, ग्लिसरल्डिहाइड। एक कार्बन आपने और बढ़ा दिया तो उसका नाम क्या हो गया, इरिथ्रोज एंड थ्रियोज। इरिथ्रोज का मतलब क्या होता है, सेम साइड में OH हो, मतलब सिमिलर ग्रुप एक तरफ हो तो उसको इरिथ्रोज बोलते हैं। थ्रियोज देखो इसमें अपोजिट साइड में। अब इरिथ्रोज एंड थ्रियोज में एक और कार्बन ऐड कर देने से इसका नाम बिल्कुल बदल जाता है, और यहीं से असली चीज चालू होती है। ये नाम एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA, इन सब जगहों पे इनका बड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर वगैरह और डिटेल में जाएंगे हम लोग। तो ये राइबोज है, ये देखो एराबिनोज है, ये जाइलोज है, ये लाइजोज है। सो राइबोज, एराबिनोज, जाइलोज, लाइजोज। देखो सब फंस जाएगा तुम्हारा टंग, इसको याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसको। और एक और अगर इंक्रीज कर दोगे तो ये क्या हो गया, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, गुलोज, आयोडोज, गैलेक्टोज, टेलोज। याद रहेगा सबको? ये याद करना पड़ेगा बेटा ना, ये टेबल, यही आपके लिए टास्क है आज का बेसिकली, इस टेबल को आपको याद कर जाना है। ग्लिसरल्डिहाइड से इरिथ्रोज थ्रियोज, उसके बाद आए तो राइबोज, एराबिनोज, जाइलोज, लाइजोज, फिर एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, गुलोज, आयोडोज। देखो देखो ध्यान से देख रहे हो, सब में यही फॉर्मूला है, CHO OH OH OH, बस ओरिएंटेशन चेंज है, उससे उनके नाम बदल जा रहे हैं। आप देख रहे हो, इन्हीं पूरे फैमिली में एक ऐसा है जिसको आप बचपन से जानते हो, कौन सा है ये, ग्लूकोज। ये सुनो, लेकिन ग्लूकोज आप सिर्फ ऐसे लिख दो CHO और CHOH, CHOH तो वो बिल्कुल गलत है। ग्लूकोज सिर्फ इसी ओरिएंटेशन को बोलते हैं। दिख रहा है? जिसमें अगर आप काउंटिंग करो, आप अगर ग्लूकोज में काउंटिंग करो बेटा, ध्यान से देखो तो, ग्लूकोज में अगर आप काउंटिंग करो तो नंबर 1 मैं लिख रहा हूं ऊपर, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5। बताओ ऊपर से नीचे अगर मैं जाऊं तो सिर्फ एक ही ऐसा जगह है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज में सिर्फ एक ऐसा है जो लेफ्ट साइड में है, बाकी सभी के सभी राइट साइड में। और वो कौन सा है, नंबर 3 वाला। याद रहेगा क्या सबको? आपको कभी भी स्ट्रक्चर बोलूं बेटा कि ग्लूकोज का बनाओ, तो आप सभी ओरिएंटेशन OH के राइट दिखाना, सिर्फ नंबर 3 वाले को लेफ्ट में दिखा देना। सब बना लोगे? बोलो। सारे राइट में देखो, ये OH राइट में है, ये OH राइट में है, ये, खैर ये तो होना ही था क्योंकि नीचे डी था, तो सारे राइट में हैं, सिर्फ ये लेफ्ट में। इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, हाउ मेनी ग्लूकोज एग्जिस्ट इन नेचर, तो क्या आंसर करोगे? हाउ मेनी ग्लूकोज एग्जिस्ट इन द नेचर? कौन One. बताएगा? नहीं, देर इज 2 ग्लूकोज पॉसिबल। कौन सा? एक तो ये खुद, और एक ये इसका मिरर इमेज। अरे ये मिरर इमेज बनाओगे, अरे यार ऐसे मत डराओ यार तुम लोग। ये ऊपर CHO, ये राइट था तो उधर लेफ्ट कर देना, मिरर इमेज बना दो। ये लेफ्ट था तो इसको राइट कर देना। बोलो बच्चों।
आ रहा है बात समझ में? ये OH का OH इधर बना दो, ये OH का OH इधर बना दो, ये CH2OH, ये भी ग्लूकोज है, ये दोनों भाई भाई तो हैं, इनएंशियोमर है ये सब, दे आर इनएंशियोमर। सो देयर आर ओनली एंड ओनली 2 ग्लूकोज इन द नेचर। अच्छा इंटरेस्टिंगली देखो, जब आप मिरर इमेज लोगे तो ये OH भी लेफ्ट में आ जाएगा, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये L ग्लूकोज है? बोलो। अरे समझ आया या नहीं आया ये बता दो। आ गया सर। सर ये एल माइनस हो जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स माइनस हो जाएगा, क्योंकि इनएंशियोमर है ना, तो जो इसकी प्रॉपर्टी है लाइट को लेकर के उसका ठीक रिवर्स होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये जो नोटेशन होते हैं इनमें इंपॉर्टेंट चीज है, नोटेशन के अंदर अगर आप देखो तो एक नोटेशन के अंदर वो कैपिटल डी कैपिटल एल लिखता है, उसका इस OH से मतलब है, और ब्रैकेट में प्लस माइनस लिखता है, इसका मतलब डेक्स्ट्रो है या लीवो है। तो देखो ग्लूकोज का भी डी फॉर्म पॉजिटिव रोटेशन शो करता है, लेकिन क्या इसका मतलब सारे के सारे पॉजिटिव शो करते हैं? तो देख लो जरा, एलोज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मैनोज पॉजिटिव है, उसके बाद देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, और ये देखो ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, OH से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम कुछ बता ही नहीं सकते। इसीलिए तो ये चीज किससे मालूम चलती है? ओनली एंड ओनली पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट से, कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव यानी लिवो रोटेटरी। बोलो। तो मैं आपको 2 मिनट देता हूं इस स्ट्रक्चर के ये नाम को थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए। आपके सामने 2 मिनट है स्क्रीन पे, आप ट्राई करो कि इनको लिखो जितने भी आपको याद हो सकते हैं। इनको पकड़ लिया तो फिर कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर आपके लिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, और कुछ है ही नहीं इसमें। केमिकल रिएक्शन हमने पुराने जितने पढ़ रखे हैं वही है, सिर्फ उसका नाम एक्सपेरिमेंट बस ये बदल जाता है, बाकी सब वही। कर लिया सबने? ग्लिसरल्डिहाइड, ये सारे मैं एल्डिहाइड वाले फैमिली की चीजें बता रहा हूँ आपके सामने। ये सारी मैं क्या बता रहा हूँ आपको? एल्डिहाइड फैमिली के, यानी एल्डोज, और यही पढ़ना है ज्यादा है। कीटोज तो सिर्फ और सिर्फ उसका पढ़ना है हमें, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बस। तो ये पूरा मैप एकदम दिमाग में अच्छे से बिठा लो। कर लिया? और उसके बाद आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिमाग में अच्छे से बिठा लो। अच्छा, अब अब थोड़ा कुछ टर्मिनोलॉजीज जानते हैं इसमें, राइट? जैसे डी फैमिलीज मैंने यहाँ सामने भी ऐसे लिख रखा है, राइट? अब कुछ और टर्मिनोलॉजी से जान लेते हैं। जैसे इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री में ना बहुत सारी चीजें यूज होती हैं,
जैसे एक तो डीएल मैंने बता दिया आपको, और क्या यूज होता है बच्चों? सबको आवाज आ रही है? यस यस सर। तो कैपिटल डी कैपिटल एल तो यूज होता ही होता है, साथ में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो बहुत ही इरिटेटिंग होती हैं, जैसे बार बार यूज करता है एग्जाम में, व्हाट आर एपीमर्स, राइट? फिर पूछता है एनोमर्स, ये बहुत कॉमन, बहुत फ्रीक्वेंट टर्मिनोलॉजीज। बाकी आप तो ये टर्म तो समझते ही होंगे, डाइस्टीरियोमर्स, ये तो हमने बहुत कॉमन चीज है, इसको तो हमने बहुत पहले पढ़ रखा है कि जो भी मिरर इमेज ना हो स्टीरियो आइसोमर, उसको हम डाइस्टीरियोमर बोलते हैं। तो टेक्निकली मैं आपसे अगर ये पूछूं क्या ये मिरर इमेज है, देखो तो एल्ट्रोज एंड एलोज क्या मिरर इमेज है? एक बार देखो, यहाँ मिरर रख के देखो, क्या एक दूसरे की इमेज है ये? नो सर नो सर। तो क्या इनको मैं डाइस्टीरियोमर बोल सकता हूँ? ऑफ कोर्स आई कैन से दे आर डाइस्टीरियोमर। So stereoisomer which are not the mirror image of each other are said to be distereomers. फिर एपीमर क्या है? तो ये अब अच्छे से दिमाग में रख लो। देखो ये जो कार्बन है नंबर 1 यानी कार्बोनिल, उसको छोड़ दो, और जो आखिरी वाला है उसको छोड़ दो, बाकी बचे कितने यहाँ पे? ये 3 बचे। मैंने किसको किसको ड्रॉप करने के बोला? एक्सेप्ट द कार्बोनिल कार्बन एंड द लास्ट एसिमेट्रिक सेंटर, यू लीव देम। उसके अलावा बेटा ना कोई भी कार्बन के अबाउट अगर आप ओरिएंटेशन चेंज करते हो तो जो आइसोमर क्रिएट होता है उसको एपीमर बोलते हैं। क्लियर हुआ? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। एपीमर्स आर stereoisomers generated by changing the orientation about chiral carbon except carbonyl carbon and last asymmetric carbon। इनको छोड़ करके बाकी कहीं भी चेंज कर दोगे तो एपीमर जनरेट हो जाएगा। अब एग्जांपल में समझाता हूं। जैसे देखो, आप ग्लूकोज को देखो और मैनोज को देखो, ग्लूकोज और मैनोज, क्या ये एपीमर्स हैं? और अगर है तो कौन से कार्बन के अबाउट एपीमर है? अच्छे से देख के बताओ मुझे। इफ दे आर एपीमर्स, वो कौन से कार्बन के अबाउट एपीमर्स हैं? Second carbon. बिल्कुल सही। ये 1 और 2 3 4 5 6, देखो 1 को तो वैसे भी कोई मतलब है नहीं, 6 का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, 5 को तो फिक्स रहना ही रहना है। अब इन तीनों में से कौन सा चेंज हुआ है? देखो इसी जगह तो चेंज हुआ है ना बेटा, बाकी सब देखो सेम है ना। तो ये दोनों एपीमर्स हैं, लेकिन अबाउट, सो दे आर एपीमर अबाउट C2 कार्बन। ऐसे लिखा रहता है एग्जाम में, दे आर एपीमर्स अबाउट C2। अच्छा ये बताओ, इन पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो और ग्लूकोज का कोई और एक एपीमर बताओ जो आपको दिख रहा है, और साथ में कार्बन भी देख करके बताओ। मैं आपके सामने देख रहा हूँ। अच्छा चलो ना, मैं और स्पेसिफिक हो जाता हूँ। बताओ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एपीमर्स हैं, और अगर है तो कौन से कार्बन के अबाउट? Sir, carbon 4. दिख रहा है सबको? बाकी सारे ओरिएंटेशन देखो आपका फिक्स है, इधर भी फिक्स है, सिर्फ चेंज कौन सा हो रहा है? तो कोई एक ही चेंज होना चाहिए, सारे मत चेंज कर देना। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, सो दे आर एपीमर एट नंबर 4, तो दे आर C4 एपीमर। तो इससे क्या होता है ना, हमें स्ट्रक्चर्स इजीली याद हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको याद करा दिया क्या बेटा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मैंने बोला कि यार CHO ड्रॉ करो, और उसके बाद जब ओरिएंटेशन ड्रॉ करना तो नंबर 3 पर आप OH लेफ्ट ड्रॉ कर देना, बाकी सब में OH राइट ड्रॉ कर दो, तो ये ग्लूकोज हो गया। अरे बोलो। तो अब मैं बोलूं और आपको बोल दूं कि बेटा ग्लूकोज एंड मैनोज ना C2 एपीमर्स होते हैं, तो आप तुरंत उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे, बोलोगे मैं ग्लूकोज दोबारा बनाऊंगा, बस नंबर 2 पे मैं OH का ओरिएंटेशन चेंज कर दूंगा।
और उसी तरीके से मैंने बोल दिया ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपिमर्स, तो आप क्या बोलोगे, यार सारा चीज ग्लूकोज के जैसा बनाओ, बस 4 नंबर पे इसको आगे पीछे कर दो बस। आ रहा है बेटा बात समझ में? क्लियर हो रहा है सबको? आर यू गेटिंग इट? यस सर। ठीक है, सो ये एपिमर की भी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। अब कहोगे सर ये एनोमर समझा दो, ये एनोमर क्या होता है? जस्ट अ मिनट गाइस। ओह गॉड, चलो कोई नहीं। अंडरस्टूड ना? एपिमर समझ आ गया तो मैं एनोमर आपको समझा दे रहा हूँ। ये सब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एपिमर्स, राइट? तो अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप समझ लेना। ओके, नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग एनोमर्स आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि क्योंकि इसी कंपाउंड के अंदर, सेम कंपाउंड जो आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है। और मैंने आपको बताया था कि बेटा एल्डिहाइड और अल्कोहल एक दूसरे से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होकर के एसिटल हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करते हैं। होता है? बोलो। और वो आपके सामने ये रिवीजन के तौर पे मैंने लिख रखा है कि अगर EtCHO आपके सामने हो तो आप देखो कैसे ऐड होता है, जस्ट रिवाइज कराने के लिए बस, कि एक अल्कोहल ऐड होगा, फिर उसके बाद दूसरा ऐड होगा, फिर मैंने पीछे भी दिखा रखा है कि बेटा OH माइनस डालोगे और H प्लस डालोगे तो वापस ही आ जाएगा, यानी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो। और अगर एसिटल बन गया तो मैंने ये भी समझाया था। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर अगर इसमें आप डाइऑल एक ही कंपाउंड में यूज कर लो तो और आसानी से बनता है, और मैंने ये चीज आपको समझाया हुआ है एंट्रोपी रीजन की वजह से। तो अब आप समझो कि जो यहाँ पे पहले CHO है, क्या ये कायरल है? बताओ जल्दी बताओ, क्या ये CHO कायरल है बेटा? नो सर। नहीं है। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर इसी में प्रेजेंट कोई OH आ करके इसी पे अटैक कर दे तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि सर अब ये कायरल हो जाएगा? क्योंकि O-H इधर ग्रुप अलग और इधर ऑक्सीजन लेके ग्रुप अलग बन गया, चारों ग्रुप अलग अलग है, अब ये कायरल हो गया, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन ट्रांसफर करने के बाद। बोलो। सो कार्बोनिल कार्बन पहले कायरल इसलिए नहीं था क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज था। अब जैसे ही ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया तो ये sp3 हो गया और चारों ग्रुप अलग अलग हो गए। सो अब ये कायरल हुआ या नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। तो ये जो जनरेटेड नया वाला सेंटर है, जो कायरल, न्यूली बॉर्न कायरल सेंटर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल, उसके अबाउट जो आइसोमर्स क्रिएट होते हैं उनको बोलते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं? सो व्हाट आर एनोमर्स? कोई आपसे पूछे एनोमर्स क्या है तो आप बोलना, when carbonyl carbon is converted into hemiacetal form, the isomer, the stereoisomer arises due to the newly formed chiral center is termed as एनोमर्स। तो देखो इसीलिए मैंने बोला है, कभी आपको आए एनोमरिक कार्बन बताओ, व्हाट इज एनोमरिक कार्बन, तो क्या समझोगे आप? एनोमरिक कार्बन का मतलब कार्बोनिल कार्बन को एनोमरिक कार्बन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी पे अटैक कराने के बाद से ही क्या बनता है। अरे ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, नहीं तो दोबारा समझाता हूं मैं अगर नहीं क्लियर हुआ तो। अरे यार से यस और नो, सर कांट बस यू गाइस? उसी सेंटर पे है ना बस। बस उसी सेंटर पे और कोई नहीं। देखो आखिरी वाला रिजर्व किसके लिए हो गया? ये आखिरी वाला तो कैपिटल D और L के लिए, ये बीच वाले किसके लिए हो गए? एपिमर्स के लिए।
जो एकदम ये वाला सेंटर है कार्बोनिल, जो पहले कायरल है ही नहीं, सिर्फ अटैक होने की वजह से ये कायरल बन जा रहा है, इसके वजह से जो आइसोमर वहां पे एक एक में OH राइट एक में OH लेफ्ट जो जनरेट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एनोमर्स। तो एनोमरिक कार्बन कभी भी बोले तो कौन सा कार्बन? द कार्बन विच वाज अर्लियर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक बिफोर अटैक। ओके सर। समझ में आ गया सबको? मेरे सब सो गए क्या? बंद कर दूं क्या क्लास? सर आ गया समझ में। ठीक है, सो ये रहा आपका एनोमरिक कार्बन के बारे में और एनोमर्स क्या होते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इतने सारे OH भरे पड़े हैं इसमें, मैं अटैक किसका कराऊं यहाँ पे? अगर एक रहता तो कराते भी। तो बच्चों, जब बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो तो आप अटैक वो कराओ जिससे 5 या 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो। तो आप अगर यहाँ देखो तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाला कराओगे तो 6 मेंबर्ड, और ऊपर वाला करा दिया तो 5 मेंबर्ड। 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड दोनों बनते हैं नेचर में। 6 मेंबर्ड वाले फॉर्म को इससे रिलेट करके पायरान, पायरान है ना, देखो ये पायरान, सो पायरानोजिक फॉर्म बोलते हैं। और 5 मेंबर्ड वाले फॉर्म अगर जो जनरेट होते हैं अगर यहाँ वाला अटैक करके, तो उसको बोलते हैं फ्यूरानोजिक फॉर्म। अब कहोगे सर इसमें कोई डोमिनेटिंग होता है? हाँ, डिपेंड करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल है। जैसे ग्लूकोज में ये बनता है 6 मेंबर्ड, और फ्रक्टोज की बात करोगे, फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज में ये बनता है 5 मेंबर्ड वाला। कहाँ गया यार? ओ, खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। फ्रक्टोज में 5 मेंबर्ड वाला बनता है, कहीं है? अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर नहीं है, मैं आपको एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर से दिखाता हूँ। ये देखो, पायरन वाले फॉर्म से इसको बोलते हैं ग्लूकोपायरानोज, मतलब रिंग स्ट्रक्चर में भी ये 6 मेंबर्ड बना है, तो एनोलॉजी लेकर के। वैसे ही फ्यूरॉन से देखो, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, इसको अगर ढंग से बनाया जाए तो ऐसा बनता है, तो इसको बोलते हैं फ्रक्टोफ्यूरानोज। फ्यूरानोज इज जस्ट बिकॉज ऑफ द 5 मेंबर्ड एनोलॉजी ऑफ द फ्यूरॉन रिंग। याद रहेगा सबको? तो ये था, तो यहाँ पे देखो आप 5 मेंबर्ड बनता है, उधर उधर कितना बनता है ग्लूकोज वाले केस में? 6 मेंबर्ड। क्या उसमें 5 नहीं बना सकते? बना सकते हो, बट ये फॉर्म नेचर में मिलता है इसका ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस तरीके से। ओके, और फ्रक्टोज में अगर आप ट्राई करते, फ्रक्टोज में एक बार ट्राई करो, तो अगर 6 मेंबर्ड बनाना होता तो लास्ट वाले को करना पड़ता, तो इसमें 5 वाला ही डोमिनेटिंग फॉर्म है नेचर के अंदर जो मिलता है। करेक्ट? तो चलो भाई, तो एनोमर समझ में आ गया सबको? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो ग्रेट। सर अब देखो, फ्रक्टोज का 5 मेंबर क्यों मिलता है अपने को? किसमें बेटा? सर फ्रक्टोज में से। देखो, दोनों ही मिल सकते थे। अब यार नेचुरली अगर आप देखो तो इसमें इतने सारे OH हैं, और अगर तुम रिंग स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करो ना, इसके रिंग स्ट्रक्चर को देखो, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि जो सबसे स्टेबल फॉर्म होना चाहिए एज पर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑल, कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टेरिक फैक्टर, वो अपने आप बनेगा। तो अब ये बनता है, उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं rather देन कि उसके डिटेल में जाने में जाओगे तो वो भी तुम्हें मिलेगा आंसर कि भाई इसमें 5 मेंबर्ड फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, इसमें 6 मेंबर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। बनने के लिए पूरी पॉसिबिलिटी है, इसमें भी बन सकता है, उसमें भी 6 मेंबर्ड बन सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े आप। यस सर। तो चलो, तो अब भाई इनके केमिकल रिएक्शन को देखते हैं कि भाई ये जितने भी हमारे पास ग्लूकोज हैं या फिर मोनोसेक्राइड्स हैं, उनके रिएक्शन। तो देखो, रिएक्शन फिर से मैं बताऊंगा, पुराने ही हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, बस उसको यहाँ आप रिवाइज कर लो। ठीक है, सो अच्छा, एक और चीज बताओ, एनोमर जब बनता है यानी एनोमरिक फॉर्म बन गया यानी साइक्लिक फॉर्म का स्ट्रक्चर बन गया, तो बताओ नंबर ऑफ कायरल कार्बन सेम रहेंगे या इंक्रीज हो जाएगा? सर इंक्रीज हो जाएगा।
बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि तब ये सेंटर पहले नहीं था, अब ये भी ऐड हो जाएगा और कोई डिस्टर्ब नहीं हो, तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो पहले कितने कायरल थे, 1 2 3 4, अभी कितने कायरल हो जाएंगे एक और ऐड आने से, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा सबको? अच्छा, तो चलो ये तो बस मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि डी ग्लूकोज का ये जो स्ट्रक्चर है, ये डी ग्लूकोज, और ये डी ग्लूकोज के फॉर्म्स है। इस फॉर्म को बोलते हैं बेटा अल्फा डी ग्लूकोज, और इस फॉर्म को बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो अगर आपको कोई पूछे कि ग्लूकोज के अगर एल फॉर्म छोड़ो, डी के ही कितने फॉर्म मिलते हैं, तो 2 फॉर्म, अल्फा एंड बीटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो अगर ये कंसिडरेशन भी ले लो तो ग्लूकोज के कितने फॉर्म्स हो गए, फिर 4 फॉर्म्स हो जाएंगे, अल्फा डी बीटा डी, उसी तरीके से अल्फा एल बीटा एल ग्लूकोज। समझ गए ना? चल, अब ये देखो स्ट्रक्चर ये बनाते कैसे हैं, इसको याद कर लो ना यार, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछता है, राइट? साइक्लिक स्ट्रक्चर ही पूछता है, तो इसको याद कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। मैं अभी याद करवा देता हूँ, अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगा, याद कर जाओ इसको। तो देखो, जब भी आप यहाँ अटैक कराते हो, ध्यान से देखो, जितने भी राइट साइड वाले ओएच आपको दिख रहे हैं, उसको बॉटम लाइन पे इंक्लाइन कर देना। राइट वाले जितने भी दिख रहे हैं उसको, मतलब जब आप रिंग बनाते हो तो उसमें नीचे की तरफ दिखाना। ये प्रोजेक्शन एक यूज करके इसको बनाया जाता है, मैं क्लास में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा जब लाइव क्लास ले रहा हूँ, मतलब कि विद इन क्लासरूम, क्योंकि वो चीज को या अभी अभी एक ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अगर समझ आ जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा बन के आता है बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज के केस में। देख लो, अल्फा वाले में ओ एच राइट था, ऊपर ऊपर देख लो, साथ में साथ के साथ देखते चलो तो कंपेयर भी हो जाएगा। ये देखो ओ एच राइट था, यहाँ ओ एच देखो नीचे, ये सेकंड वाला भी ओ एच राइट था, यहाँ पे देखो ओ एच नीचे, ये थर्ड वाला ओ एच लेफ्ट था, तो यहाँ देखो ऊपर है। तो आप ओ एच थर्ड वाले पे ऊपर, फिर ओ एच, और आखिरी वाला सी एच टू ओ एच ऊपर कर देना, क्योंकि ये ओरिएंटेशन की वजह से ऐसा होता है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, चेंज नहीं हुआ है, ये बिल्कुल वही है। तो एग्जाम में अगर पहचानने के लिए आ जाए, क्योंकि देखो ये बहुत कुछ कर सकता है, इस पूरे मॉलिक्यूल को ऐसा इसके अबाउट फ्लिप कर सकता है 180 डिग्री, पूरा पूरा रोटेट कर सकता है। तो सबसे अच्छा पहचानने का तरीका होता है अल्फा को, कि एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड आखिरी वाला जो सी एच टू है, वो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, इसी से पहचान में आता है कि ये अल्फा है। कभी इधर उधर घुमा के कुछ भी कर देना, ये ओ एच और ये ओ एच, अच्छा आपको कैसे मालूम कि यही एनोमरिक है? तो देखो ना बेटा, जिस पे अटैक हुआ है उस पे डबल ऑक्सीजन लग जाएंगे, एक ये और एक ये वाला। तो यहाँ पे देखो, कौन सा ऐसा कार्बन है जिस पे डायरेक्टली 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो यही कार्बन है ना, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। और कोई उठा लो, यहाँ से ऑक्सीजन है और यहाँ से कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये वाले से ऑक्सीजन है और ऊपर कार्बन है, तो यही है हमारा एनोमरिक। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, तो यहाँ हाइड्रोजन अटैक करेगा और ये वापस आएगा और ये बाहर निकल जाएगा, कहने का मतलब ये एल्डिहाइड या कीटोन वाला सेंटर है जो पहले था। याद रहेगा सबको? यस हाँ, सर। तो याद रखना, ये अल्फा का फॉर्म है बेटा, बीटा उसी तरीके से जो नीचे है OH वो ऊपर चला जाएगा, बस इतना ही। करेक्ट? तो ये हो गए अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, एनोमर्स मैंने आपको समझा दिया। ऑल राइट, ओके। अच्छा, तो एक तो ये रिएक्शन हो गया जो एसिटल एंड हेमी एसिटल का फॉर्मेशन का, इंट्रामोलिकुलर, खुद से खुद में, इसके बारे में भी अभी मैं बताता हूँ। ये वाले रिएक्शंस के बारे में बेसिक मीडियम में बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें, अब क्या है वो बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले पहले हम कुछ और चीजें भी समझ लेते हैं अब इसके बारे में। ठीक है, और वो क्या है? डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस shown by
different chemical reactions shown by the carbohydrate molecules. अब वो आ जाओ देखते हैं, यहीं से देखते हैं एनसीईआरटी से। ये वाला पार्ट आप प्लीज ऐड कर लेना नोट में, क्योंकि वो वाले रिएक्शन वाले पार्ट को मैंने एनसीईआरटी से ही आपको कवर कराना है। आइडियली कुछ कवर कराने के लिए इसमें है नहीं, क्योंकि ये पुराने ही रिएक्शन है, बट फिर भी बस आपको एक रिवाइज कराने के लिए मैं डाल दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ रिएक्शन ये शो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जैसे आ जाओ देखते हैं, आ जाओ। सबसे सिंपल, सबसे पहला रिएक्शन है जिसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर गलती से किसी भी कार्बोहाइड्रेट में पड़ गया ना, लंबे टाइम तक अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में पड़ गया, ये इसमें भी नहीं लिखा हुआ है बट ऐसे समझ लो, तो लंबे लंबे टाइम के बाद अगर किसी में भी लंबे टाइम तक के लिए अगर पड़ गया, तो उसमें से बेटा वाटर जितना भी मॉलिक्यूल है वो सब के सब निकल जाएंगे लंबे टाइम के लिए। अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जैसे कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो, लैब में आप गए हो और कुछ कंसंट्रेटेड H2SO4 आपके नोटबुक पे गिर गए हो, तो ये लास्ट में ये बन जाता है प्योर कार्बन और H2O निकल के बाहर आ जाता है। इसको बोलते हैं चेरिंग, CHARRING, चेरिंग। चेरिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको, मतलब बेसिकली दिस इज चेरिंग ऑफ आप नोटबुक। तो कार्बन में कन्वर्जन, पूरा पूरा वाटर निकाल लिया जाएगा डिहाइड्रेट करके। चलो ये तो हो गई वो वाली रिएक्शन जो एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट से क्रिएट हो सकती है। बाकी और क्या? तो अच्छा सॉरी, इसमें ना पहले प्रिपरेशन दिया हुआ है, उसके बाद ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो प्रिपरेशन ग्लूकोज का कैसे करते हैं। तो यार देखो, डाइसेक्राइड से बनाएंगे। डाइसेक्राइड में कौन है सबसे सस्ता सोर्स है उसका? सुक्रोज ना, जो कि आपको बहुत आराम से केन शुगर में मिलता है। इसको ले लो, हाइड्रोलिसिस करा लो, आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों मिल जाते हैं। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा देखो, स्टार्च। स्टार्च भी आपके मतलब बहुत अबंडेंस में अवेलेबल है। तो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराओगे लॉन्ग टाइम तक करने के बाद, तो इससे भी ग्लूकोज निकल के आता है। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि कैसा स्ट्रक्चर है। अब आ जाओ इनके रिएक्शन पे। तो देखो, इनके पास 6 कार्बन है, और ये HI डालने के बाद बताओ बेटा क्या होगा? HI इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने बोला था जहां कहीं भी ऑक्सीजन, OH, डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ भी दिख रहा हो, HI आते ही वो सब गायब होकर अल्कीन बन जाते हैं। मैंने आपको ये रिएक्शन कराया है एल्डिहाइड के रिडक्शन में, आप देखोगे वहां पे मैंने कराया है कि जब RC डबल बॉन्ड O रहता है और यहाँ HI आप यूज कर लो, तो ये बन के नॉर्मल अल्कीन बन जाता है। क्लेमेंसन वुल्फ किश्नर के बाद ये कराया, या उसी के आसपास कराया कराया, याद आ रहा है? Yes, sir. उसके बाद देखो आप, NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन किससे रिएक्ट करेगा? ऑफ कोर्स ये डबल बॉन्ड O से रिएक्ट करेगा। तो ये देखो यहाँ पे बन गया ना ये। अच्छा, HCN लिया तो ऑफ कोर्स यहाँ रिएक्ट करेगा, वो तो अभी मैंने आपको रिएक्शन कन्वर्ट कराया। ब्रोमीन वाटर ले लिया, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा। जब आप ब्रोमीन वाटर लेते हो, तो ब्रोमीन वाटर मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड एंड कीटोन में कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ये ऑक्सीडाइज, ध्यान से देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर आपके पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो उसको आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड में करता है। मैंने आपको बताया था, याद करो। मैंने Yes, sir. आप यहां तक कि अगर ये ना प्रेजेंट होता ना, तो एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता, लेकिन एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए एसिडिक मीडियम देना पड़ेगा, वरना इसको उठा करके यहाँ पे। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला रिएक्शन है। इसके बाद बड़ा सिंपल सा है कि जितने OH हो उन सब में OCO-CH3 कनेक्ट कर दो। वो कैसे? तो आपको मालूम है कि ROH एक एल्कोहलिक ग्रुप है, ये किसी भी रिएक्शन में एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज हो सकता है। तो ये रिएक्शन भी हमने किया है, सॉर्टन बॉमन रिएक्शन, अगर आपको याद हो, फिनॉल का कन्वर्जन जब हम कराते थे। तो ये CO- आ गया, यहाँ R आ गया बेटा, यहाँ Cl, ये वापस आएगा और ये निकल जाएगा, सॉरी यहाँ पॉजिटिव। और क्लोरीन निकलने के बाद ये क्या बन जाएगा? ROH पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O R, और बाद में आप ये डिप्रोटोनेट भी कर लो। तो आप आराम से RCOCl का यूज करो बेटा। अब यहाँ क्लोरीन की जगह अगर आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, OCO-CH3, मतलब एनहाइड्राइड, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है।
कि आप एनहाइड्राइड का यूज करके इनको एसिटल में बना। अच्छा, इन सभी रिएक्शन के अपने इंपॉर्टेंस है। जैसे आज के टाइम में हम स्ट्रक्चर को, तो हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका यूज करके हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकते हैं। पुराने टाइम में लोग रिएक्शन करा करा के देखते थे। तो HI के रिएक्शन से जो मिलने वाला प्रोडक्ट है एन हेक्सेन, ये इस बात का प्रूव है कि 6 कार्बन प्रेजेंट है ग्लूकोज में और सभी के सभी लीनियरली अटैच्ड हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब बीच में कोई ऑक्सीजन नहीं है उनके, कोई ब्रांचिंग नहीं है इनकी। ये इस बात का प्रूफ है, ठीक है ना। और NH2OH HCN जैसे रिएक्शन इस बात के प्रूफ हैं कि भाई इसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। आ रहा है बात समझ में? बोलो। और Yes, sir. ब्रोमीन वाटर का यूज करने से ये जो प्रोडक्ट बन गया जिसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि उसके पास एल्डिहाइड था। अगर ये कीटोन होता तो ये कभी कन्वर्ट होता ही नहीं। ठीक इसी तरीके से एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन जब आप कराते हो तो ये प्रोडक्ट बनने का मतलब पेंटा एसिटेट बन रहा है। देखो, ये इस बात का प्रूफ है कि इसके पास 5 OH प्रेजेंट है ऑल टुगेदर। आ रहा है बात समझ में? बोलो। तो Yes. फर्दर अगर आप इसको ऑक्सीडाइज कराने की कोशिश करो, जैसे HNO3 ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी रिएक्शन ध्यान रखना। HNO3 और पावरफुल होता है, तो नाइट्रिक एसिड लोगे तो चाहे ये ले लो या ग्लूकोनिक एसिड जो पहले से ब्रोमीन वाटर से बना था, दोनों को ही ये ऑक्सीडाइज करके सैक्रिक एसिड में ले जाता है। बट ध्यान रखना मैंने हीटिंग नहीं किया है, वरना ये अंदर वाली चीजें भी ब्रेक डाउन कर देता। तो CHOH है, अंदर वाले सारे के सारे 2 डिग्री थे तो वहीं पे रुके रह गए। ब्रोमीन वाटर ने इसको और HNO3 ने, मतलब ब्रोमीन वाटर ने CHO को यहाँ कन्वर्ट किया था, HNO3 नीचे वाले 1 डिग्री को भी कन्वर्ट कर देता। अंडरस्टूड? तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई दी हैं। ओके, ये सब पढ़ाई दिया है मैंने, ये सारा चीज मैंने आपको समझा दिया। हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। अब आज मैं डाइसेक्राइड के बारे में आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ और फिर इसके साथ ये आ, मतलब टॉपिक यहीं पे रोक दूंगा फिर। करेक्ट। सो डाइसेक्राइड्स को देखो ध्यान से। तो डाइसेक्राइड्स का मतलब क्या है? 2 यूनिट मोनोसेक्राइड आपस में ज्वाइंट हो। तो आप देखो, इसमें इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है सुक्रोज का और बोला है कि सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें डी ग्लूकोज मिलता है और डी फ्रक्टोज मिलता है। अच्छा, साथ के साथ मैं आपको फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर याद ही दिला दूं। तो देखो, जैसे ग्लूकोज क्या होता है, CHO बनाओ और नंबर 3 पे, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 पे OH लेफ्ट कर दो, बाकी सारे राइट रखो तो वो डी ग्लूकोज बन जाएंगे। अग्रीड? Yes. तो ऐसे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी याद कर लो, बिल्कुल एकदम सेम सेम होता है। उसमें भी उसमें भी सेम सेम है, बस कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। और उसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का मतलब नंबर 2 पे डबल बॉन्ड वो होता है। और 3 के बाद वाले सारे आइडेंटिकल होते हैं। ये OH लेफ्ट में, थर्ड वाला देखो OH ग्लूकोज में भी लेफ्ट में था नंबर 3 पे। तो यहाँ पे फोर्थ में ये राइट था, फिफ्थ में भी राइट था, तो वैसे ही रहता है। तो फर्क किस में है फ्रक्टोज में? बस ये कि एल्डिहाइड के बजाय यहाँ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप नंबर 2 पे आ गए। 1 पे तो वैसे भी कीटोन नहीं बन सकता है, 2 3 4 5 कहीं पे भी बन सकता है, तो 2 पे कीटोन है। अब बाकी सब कुछ आइडेंटिकल। ये तो हो गया इसका ओपन चेन फॉर्म। उसके बाद जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हो, जो 5 मेंबर्ड रिंग बनता है, तो वो आप देखो कैसे दिखाया हुआ है। सॉरी, यहाँ नहीं, अटैक तो इस पे होगा ना, कार्बोनिल पे, माय बैड। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड, हाँ। तो ये देखो 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ऑक्सीजन, CH2OH, CH2OH, यहाँ HOH और OHH। क्या आप इसको देख के ये पहचान पा रहे हो बच्चों कि ये अल्फा है या बीटा? तो मैंने आपको बोला था अल्फा बीटा पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि एनोमरिक कार्बन का जो OH है और जो CH2OH आखिरी वाला कार्बन है, यानी नंबर 6 वाला CH2OH, वो दोनों अगर एंटी में रहे तो वो बी अल्फा होता है ना? वो दोनों अल्फा होता है। तो अब ये ओपन स्ट्रक्चर कहाँ है इसका, मैं कैसे दिखाऊं आपको? ये रहा।
आप पहले इसमें पहचानो जरा एनोमरिक कार्बन कौन सा है जिसमें 2 OH अटैच है। सेकंड कार्बन। बिल्कुल, आप देखो यहाँ पे नीचे OH और इधर ऑक्सीजन, 2 जुड़ गए और कहीं भी ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा। और आप देखो ये एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों अपोजिट साइड में है, तो ये अल्फा फॉर्म है। देखो, और बीटा फॉर्म कौन सा होगा? सेम साइड हो जाए ये, OH ये और CH2 सेम साइड। बाकी तो नंबर 3 पे आपको मालूम है अल्कोहल में भी ऊपर होता है, सॉरी 1 2 3, हाँ 3 में ऊपर होता है, 4 में नीचे होता है। तो जैसा, मतलब उसकी बात मैं कर रहा हूँ ग्लूकोज की, तो बिल्कुल उसी के जैसा स्ट्रक्चर है, बस ये 5 मेंबर्ड है, इतना ही फर्क है। तो आप इन स्ट्रक्चर्स को बनाने की प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर के आगे आपको समझ में आएगा। अब देखो सुक्रोज के स्ट्रक्चर को इन्होंने एक नाम दिया है कि सुक्रोज बेसिकली एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बनता है जिसमें C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इन्वॉल्व होता है एंड C2 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज इन्वॉल्व होता है, यानी एक तरह का एसिटल बॉन्ड है। आप देखो ग्लाइकोसिडिक, मतलब अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये पहले कुछ ऐसा था OH एनोमरिक, और दूसरे वाले का जो नॉर्मल OH है वो सब आपस में वाटर निकाल करके बने। आपको याद है जब हम रिएक्शन कराते हैं C डबल बॉन्ड OH पे नॉर्मल अल्कोहल का, तो पहली बार जो अल्कोहल ऐड होता है तो उससे बनने वाला जो कंपाउंड है उसको हम क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। और फिर दूसरा वाला जब अल्कोहल इसके साथ आता है उसमें भी आपको मालूम होगा मैकेनिज्म, अगर आप डिटेल में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये HOH ऐसे करके निकल जाता है, माइनस वाटर निकलता है ना भाई। इस पे Yes. प्रोटोनेशन होता है, फिर यहाँ कार्बोकेटायन बनता है, यहाँ स्टेबलाइज करता है, ये अल्कोहल अटैक करता है। तो बेसिकली ये जो बॉन्ड डेवलप हो रहा है, यानी हेमी एसिटल से एसिटल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, R ऊपर भी, इसी बॉन्ड को ही हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं इधर, मतलब जब कार्बोहाइड्रेट की बात आती है। तो हेमी एसिटल वाला नहीं, हेमी एसिटल से जब एसिटल बन रहे हो तो अच्छा, हेमी एसिटल से एसिटल बनने में एनोमरिक हाइड्रोक्सिल तो मस्ट है ना, यूज होना चाहिए। बोलो, अरे एनोमरिक बोल रहा हूँ, जो कार्बोनिल वाला हाइड्रोक्सिल जनरेट हुआ था उसको तो गायब होना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जिधर जिधर कार्बोनिल से आया हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल के आता है ना, वो पक्का यूज होने वाला है। अब भाई इसमें भी होगा, वो 5 मेंबर्ड वाले में, 6 मेंबर्ड वाले में भी होगा। अब 6 मेंबर्ड वाले में एंड 5 मेंबर्ड वाले में, तो एक का वैसा वाला लेना है एनोमरिक और दूसरे वाले के नॉर्मल अल्कोहल के बीच में रिएक्शन, क्योंकि एक तो उसमें अल्कोहल की तरह काम कर रहा है और दूसरा हेमी एसिटल की तरह काम कर रहा है। तो उनको आप रिमूव करोगे तो ये बनने वाला है। तो यही चीज लिखा है यहाँ पे, देखो C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब C1 का मतलब एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, एंड C2 ऑफ बीटा। तो नंबर 2 जब आप ले लोगे तो नंबर 2 पे थोड़ी ना, सॉरी, यहाँ पे नंबर 2 पे आप देख लोगे तो वो भी आपका एक अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है, C2 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। सो यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है। आप इधर से भी प्रोटोनेशन करा सकते हो, इधर से भी करा के यहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्रिएट कर सकते हो, है ना। सो दैट इज हाउ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज जनरेटेड। अच्छा, और आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे माल्टोज के केस में इन्होंने बोला है कि नंबर 1 ऑफ दी अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज का ही 4th नंबर का हाइड्रोक्सिल, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहाँ का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है अभी भी, एनोमरिक वाला, ये देखो ये वाला फ्री है, और यहाँ पे देखो ये कंज्यूम हो चुका है एनोमर, एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कंज्यूम्ड। तो इधर में सिर्फ इसका एल्कोहलिक और इधर वाले का एनोमरिक, ये दोनों आपस में मिलकर के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाया। तो चलो ठीक है, फिर आप इसके बाद ना एक बारी रीडिंग लगाना और मैं यहीं से दोबारा उठाऊंगा टॉपिक को, यानी डाइसेक्राइड के स्ट्रक्चर्स को मैं एक बारी दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो मोनोसेक्राइड तक की पूरी चीजें आप अच्छे से नोट्स बना लेना, नोट्स में शेयर भी कर दूंगा। टेक द हेल्प ऑफ दीज रिएक्शंस ऑफ एनसीईआरटी और उसको आप अपने नोटबुक में जगह दे देना। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर टुडे गाइस। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.